Hello and welcome, my dear aspirants. So today's PYQ discussion of your APPSC prelims 2020, ठीक है 2022 का जो prelims discussion था, जिसका GS पेपर 1 का पार्ट 1 हम यानी कि 1 से लेके 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया था. सो अभी जो नेक्स्ट है वो आपका GS पेपर 2 सॉरी GS पेपर 1 का पार्ट 2 का डिस्कशन हम करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक. ठीक है. सो यहाँ पे सबसे पहले 51 में अगर आप देखें, the premise that present day processes have been operating throughout geological time is the principle of. So ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है, ये 51 आपको पूछ रहा है कि ये जो जियोलॉजिकल टाइम का जो प्रिंसिपल है ना, जो बोलता है कि प्रेजेंट डे का प्रोसेसिंग वो कौन सा थ्योरी से बेस है. ठीक है. तो ये जो होता है आपका ऑप्शन बी है. ये है आपका ऑप्शन बी. ठीक है. ऑप्शन बी यूनिफॉर्मिटेरियन होगा. सो ये यूनिफॉर्मिटेरियन जो है, ये जो थ्योरी, इसको जेम्स हुटन, ठीक है, जेम्स हुटन ये थ्योरी को दिया है, जो बताता है कि प्रेजेंट इज द मतलब की टू द सॉरी प्रेजेंट जो की का सॉरी प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट. ठीक है. सो ये यूनिफॉर्मिटेरियन ये बताता है जितना भी आपका फिजिकल हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री चीज हो, या तो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, एवरी चीज जो प्रेजेंट स्टेटस में कंटिन्यूस सेम लेवल में ही चल रहा है. और ये बताता है कि जो प्रेजेंट है वो की टू द पास्ट होता है, की टू द पास्ट. ठीक है. तो ये तो जस्ट PYQ का डिस्कशन है, कभी दिन क्लासेस मिलने से इसमें ज्योग्राफी में ये यूनिफॉर्मिटेरियन का जो कंसेप्ट है उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 52 में आपको मैच द कॉलम करने के लिए बोला है. ठीक है. तो मैच द कॉलम में है मैच लीस्ट है, या में ये आई होगा. ठीक है. मैच लीस्ट वन विथ लीस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट. ठीक है. तो यहाँ में आपका ज्योग्राफिकर यानी कि जो ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टडी करता है वो लुका, और वो कौन सा कंट्री क्या है उसका लिस्ट है. ठीक है. समटाइम्स हिस्टोरियंस हो सकता है, एग्जाम के लिए याद रखो, ज्योग्राफिकर्स होता है, हिस्टोरियंस होता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स होता है. ये 3 सेक्शंस है. एंड बायोलॉजिस्ट, ये 4 सेक्शंस है जिसका जनरली मेज द कॉलम में आपका सिविल सर्विस एग्जाम लोग में देखने को मिलता है. ठीक है. तो यहाँ में सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये तो आपका जर्मनी का है. ठीक है. अलेक्जेंडर, और इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं ये आदमी को. ठीक है. फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी भी बोलता है. ठीक है. सो ये अलेक्जेंडर बोन हालमोंट, ये आपका जर्मनी का है. ठीक है. उसके बाद एलन चर्चिल जो आपका यूएस का है. ठीक है. ये भी एनवायरमेंटलिस्ट है. उसके बाद आपका पीटर हैगिट, ये आपका यूके का है होगा. और लास्ट में आपका जेन ब्रूनेस जो है, ये ह्यूमन दीस आर ऑल ज्योग्राफिकर्स, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का बारे स्टडी करने का वाला पीपल है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करने वाला. ठीक है. सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ओके. तो अगर हम ऑप्शन में देखने से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. तो इसमें होता है आपका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट रहता है. ठीक है. ये उसी का एक्सटेंशन है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53. Which one of the following primary greenhouse gases is not associated with global warming? इनमें से कौन ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएटेड नहीं है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, और इसको आप इजीली सक जाएगा. ये है आपका हाइड्रोजन. ठीक है. हाइड्रोजन, क्योंकि ये वाटर पेपर ही बनता है, इससे ज्यादा ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट इतना नहीं पड़ता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54. Salinity in water body increases with, first option, increase in evaporation and decrease in admixture of fresh water. Second, decrease in evaporation and increase in admixture of the fresh water. Decrease in evaporation and no change in admixture of the fresh water.
एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंक्रीज इन इवापोरेशन एंड इंक्रीज इन एडमिक्सचर ऑफ द फ्रेश वाटर। तो इसमें से ये पूछ रहा है पानी का जो सैलिनिटी है वो क्या चीज से इंक्रीज हो सकता है। वो सबसे पहले इवापोरेशन होने से इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इवापोरेशन होने से क्या करेगा, वहां का जो वाटर है कंटेंट वो इवापोरेट हो जाएगा और नीचे में रह जाएगा आपका सॉल्ट कंटेंट, है ना। तो यानी कि इंक्रीज इन इवापोरेशन वो एक फैक्टर है इंक्रीज। ठीक है, फर्स्ट थिंग इंक्रीज इन इवापोरेशन। ठीक है, सेकेंड डिक्रीज इन एडमिक्सचर, यानी कि अगर फ्रेश वाटर का मिलना कम होगा तो ऑटोमेटिकली इवापोरेशन ज्यादा होने का वजह से आपका वो सैलिनिटी इंक्रीज होगा। दैट मींस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। ठीक है, और इसका एग्जांपल में जैसे आपका रेड सी, गल्फ सी, ये सब आप देखने से वहां में फ्रेश वाटर का मिक्सचर जो कम होता है और इवापोरेशन रेट ज्यादा होता है, इसलिए उसका सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू लेटर एंड स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से ये कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो की टू द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाता है होगा। तो ये कौन हो सकता है, ये स्पिरिट, लेटर, की टू द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका 1973 का केशव वंदना जो केस था, केशव वंदना जो केस हुआ था, है ना, केशव वंदना भारती जो केस था, वो एक ऐसा केस था जिसमें की टू द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है पहली बार। तो वो है आपका प्रियम्बल। ठीक है, सो ये आपका प्रियम्बल है होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 56, द कैबिनेट मिशन ग्रांटेड रिप्रेजेंटेशन फॉर, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था आपका 1946 में, ये एक ऐसा प्लान था जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया है फॉर, किसके लिए, मुस्लिम एंड द सिख्स, है ना। ये ना सिर्फ मुस्लिम के लिए बल्कि मुस्लिम और सिख वो लोग सबके लिए बनाया गया है रिप्रेजेंटेटिव। ओके, इसमें ऐसे नहीं है कि हिंदू लोग के लिए नहीं था, लेकिन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का जो मतलब गारंटी जो दिया था वो मुस्लिम और सिख के लिए दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स राइट लाइक दिस, इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट्स, इंडिया को एक सेकुलर स्टेट मानना, guarantees constitutional freedom of religion to all the person and does not assign a special position to any particular religion, है ना। इनमें से ये किसका सेइंग है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये किसका सेइंग होता है, ये आपका अलेक्जेंड्रोइ विक का सेइंग है। ठीक है, ये जो स्कॉलर है जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ये सबसे रिलेटेड उसके बारे में स्टडी करता है। ठीक है, और इंडिया को वो डिस्क्राइब करता है अपना बुक में एज अ सेक्युलर स्टेट, ऐसा स्टेट जिसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजियस नहीं है, स्टेट रिलीजन को फॉलो नहीं करना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 58 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी होगा। सो सबसे पहले डायरेक्टिव पॉलिसी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये क्या है, इसको हम पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम नोबल फीचर भी कहा जाता है। ठीक है, नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। ठीक है, इसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी मानते हैं, इसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी मानते हैं। ओके होगा, सो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, तो इनमें से कौन हो सकता है, सबसे पहले ऑप्शन ए है टू एस्टैब्लिश ए रिलीजियस स्टेट, ये बिल्कुल नहीं है, है ना। इंडिया एक सेकुलर है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, एक रिलीजियस स्टेट नहीं, तो ये ऑब्वियसली डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। सो ये है आपका ऑप्शन। ठीक है, बाकी वेलफेयर स्टेट ये तो है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, इनमें से कौन सा फेडरल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर,
बाईकैमरल लेजिस्लेशन एंड सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ये तो फेडरल फीचर है ना, डिवीजन ऑफ पावर ये भी है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर ये भी है, लेकिन सिंगल सिटीजन ये इंडिया का यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी फीचर है। ओके, सो ये उसका फेडरल फीचर्स में नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following amendments has made free and compulsory education for children between the ages of 6 to 4 years as a fundamental right? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेगा ऑप्शन थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप थोड़ा कंसिडर कीजिए, ये 86 है। ठीक है, 86 होगा। सो इसमें ऑप्शन ये तो आसान क्वेश्चन है और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो इसमें है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 2002 में डाला गया था। ठीक है, और ये आपका ऐसा मतलब अमेंडमेंट है जो 6 से लेके 4 इयर्स तक को कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन मतलब देने के लिए वो प्रोविजन रखता है। ओके, और इसको आपका आर्टिकल 21A में इसको इंक्लूड किया गया है होगा, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपका आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 61, सबसे पहले असर्शन और रीजनिंग ये दिया गया है। असर्शन में a federal government aims at reconciling freedom and diversity of political cultures, identifies with effective collective action। ये जो आपका assertion है, assumption है, उसका रीजन इंडिया ऑप्टेड फॉर प्लूरिस्टिक मॉडल ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ में बोल रहा है फेडरल गवर्नमेंट जो फ्रीडम, डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल कल्चर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी सेक्शंस ग्रासरूट लेवल के बारे में वो बताया है। तो यहाँ में ऑप्शन में रीजन ये बता रहा है कि इंडिया एक प्लूरिस्टिक मॉडल ऑफ नेशन बिल्डिंग को लिया है। ठीक है, तो इसमें सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है ना, तो आपको पता है दोनों ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी था, यानी कि एजम्पशन एंड रीजनिंग दोनों सही है, और असर्शन जो आपका और रीजन जो आपका असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो इसीलिए इसमें ऑप्शन हो जाता है आपका ये। ठीक है, होगा, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 ये है, द तेलंगाना मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द पीसन्स इन फर्स्ट ऑप्शन ईस्टवाइल स्टेट ऑफ जूनागढ़, ईस्टवाइल स्टेट ऑफ बॉम्बे, ईस्टवाइल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ईस्टवाइल स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, होगा, सो यहाँ में आपका सही ऑप्शन रहता है ईस्टवाइल स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पे आपका तेलंगाना यानी कि पीसन मूवमेंट 1946 से लेके 1951 तक ये मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया गया था, है ना। ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट जो था आपका हैदराबाद, उसमें ये राइज हुआ था, ये जो रिवॉल्यूशन जो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, द 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी नॉट 23rd, कभी कभी गलती हो जाता है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 63 का, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू, ओके, रिलेट्स टू सबसे पहले फिस्कल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, फंक्शनिंग और रूरल लोकल बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। 73rd ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आप लोग भी फेमिलियर है, ये बेसिकली आपका रूरल बॉडी का जो फंक्शनिंग है, लोकल बॉडीज का उसके लिए है। अर्बन बॉडी का 74 है ना, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायरेक्ट जानने वाला क्वेश्चन है। इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 सॉरी 1992 के तहत, ठीक है, इसको 1992 के तहत पार्ट 9A में इसको डाला गया है। ठीक, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, according to the article 53 of the Indian constitution,
द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन। आर्टिकल 53 जो होता है वो सीधा बोलता है कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो जो एग्जीक्यूटिव पावर मतलब एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन का, है ना। सो ये डायरेक्टली आपका प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा है आर्टिकल 53। ओके, उसके बाद 65 चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज। ओके, आर्टिकल 65 ये बहुत आर्टिकल सॉरी क्वेश्चन नंबर 65 ये सीधा सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये क्वेश्चन। यहाँ में क्वेश्चन पूछा है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है बेस्ड ऑन आर्टिकल 64। ठीक है, आर्टिकल 64 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ स्टेट बनता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन सीधा वो बन जाता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब उसका वो पोजीशन का वजह से ऑटोमेटिकली वो उसका चेयरमैन बनना, उसी को हम एक्स ऑफिशियो बोलता है, तो वो आपका वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम डस इंडिया हैव, है ना। इंडिया के पास किस टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है एंड कोलिशन पार्टी सिस्टम भी है। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप जोड़ के एक सिस्टम गवर्नमेंट बनाना, ऐसा भी सिस्टम है। मल्टीपल पार्टी सिस्टम इंडिया में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया खुद एक प्लूरिस्टिक नेशन बिल्डिंग मॉडल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 Which of the following articles are exceptional to fundamental rights enumerated in Article 14 and 19? होगा आर्टिकल 14 और 19 हम लोग का राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम है। ओके, आर्टिकल 14 ये हम लोग का राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी, और ये तो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर एक्सेप्शनल, ऐसा आर्टिकल्स जहां में राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी का एक्सेप्शनल किया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है वो क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी बहुत मतलब फैक्चुअल और एक्चुअल नॉन क्वेश्चन होता है। ओके, तो ये जो आता है आपका आर्टिकल 31A एंड 31C के अंदर में होगा, जहां में सर्टन प्रोटेक्शंस आपको मतलब आप सर्टन लॉज को हम चैलेंज करने से हम प्रोटेक्ट कर सकता है, ये आर्टिकल के अंदर में होगा। और इसका एग्जाम्पल कहाँ से निकला है बोलने से मिनर्वा माइल्स जो केस था ना, मिल्स केस, उससे निकलता है। ठीक है, सो अभी तो जस्ट PYQ का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पॉलिटी का जो क्लास में इसमें देयर आर सर्टन लैंडमार्क डिसीजन के अंदर में आपको ये सब पढ़ना होता है डिटेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 among the following who are eligible to benefit from Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? ठीक है, सो महात्मा गांधी नेशनल यूनिवर्स जो मतलब स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम, ये कौन कौन इसमें एलिजिबल होता है। तो इसमें एलिजिबल कौन हो सकता है, यहाँ में लिखा है एडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली ST कास्ट एंड ST सॉरी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हाउसहोल्ड, adult members of the below poverty line household, adult members of the householders of all backward community, adult members of any household. So नेशनल ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये सबके लिए है, कोई भी एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड वो एलिजिबल होता है इसके लिए। ठीक है, होगा सिर्फ ये है कि आपको 18 ईयर्स होना है इसमें एलिजिबल के लिए, और आप कोई भी एनी हाउस होल्ड मेंबर उसमें एलिजिबल रखता है। Next question number 69. Who among the following argued that India constituted a laboratory for comparative political analysis? होगा। So question number 69 ये कुछ political sayings है। So ये हम लोग का generally हम लोग इसको बहुत लीज पढ़ सकता है, फिर भी आपको ये सब स्टडीज को अवेयरनेस का जो सेक्शन है वहाँ में पढ़ना होगा।
So who among the following argued that India constituted a laboratory for comparative political analysis? So इसको जो बोला है, इसको जो बोलने वाला का नाम है अतुल कोहली, ठीक है। अतुल कोहली को हम एक कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस मानते हैं, एनालिस्ट मानते हैं, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट है उसको अपना जो एनालिस्ट बुक्स में अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में 1987 में उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, judicial activism in India is the result of several factors, but the most prominent of them is judicial activism, है ना। ये क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म? ये तब होता है जब आपका लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव अपना फंक्शन जब नहीं कर सकता है या तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है, तब आपका जो जुडिशियल पावर है वो आ जाता है, आके वो फंक्शन करने लग जाता है, तो उसी को हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोलता है। तो इसमें से वो कब आता है ना। सो उसमें हो सकता है फेलियर ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ऑब्वियसली जब पार्लियामेंट आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा, तब जुडिशियल का इंटरवेंशन होता है। लेकिन समटाइम्स जुडिशियल का ऐसे इंटरवेंशन, एक्सेसिव इंटरवेंशन, जुडिशियल आउटरीच भी हो सकता है, जुडिशियल आउटरीच। तो ये जो टर्म है जुडिशियल आउटरीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये जो टर्म्स लोग को मेंस में बहुत पूछा जाता है। मेंस यानी कि आपका जो जीएस पेपर 2 है वहां में इसको पूछा जाता है ये टर्म्स को, तो आपको उसमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में सबसे पहले इट्स चेयरमैन मस्ट बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो सही है ना। वो एक एमिनेंट जूरिस्ट होना है, सॉरी, एक एमिनेंट जूरिस्ट होना है, या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना है, ये तो सही है। इट हैज फॉर्मेशन इन ईच स्टेट एज द स्टेट ह्यूमन राइट, नॉट नेसेसरी, किसी में हो सकता है किसी में नहीं हो सकता है। इट्स पावर आर ओनली रिकमेंडिंग इन नेचर, हाँ ये सिर्फ रिकमेंडिंग इन नेचर है, उसमें डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एम्प्लाई नहीं होता है। इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट ए वुमेन एज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मैंडेटरी, कर सकता है लेकिन बोलता है कि एटलीस्ट 1/3 वुमेन होना है, लेकिन मैंडेटरी नहीं, ठीक है। सो इसमें आपका ऑप्शन क्या रह जाता है, 1 and 3, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन बोलने से 1 और 3, तो इसमें ऑप्शन होता है आपका डी, 1 and 3, ओके। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 ये ऐसा बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन पब्लिशेस एनुअली, इनमें से आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसको एनुअली कौन पब्लिश करता है, ठीक है। सो यहाँ में है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को एनुअली प्रोड्यूस करता है, दिस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, so question number 73, the process of focusing on qualitative and quantitative growth of the economic refers to, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो ग्रोथ होता है वो डायरेक्ट आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन ही वही है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, the number of sustainable development goals adopted by the United Nations member states to be attained by 2030 is, remember सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रीलिम्स और मेंस में बहुत पूछा जाता है, और इसका जो गोल है इसको 2015 में वो लोग डाला गया था, और ये गोल 17 नंबर है विद ए टारगेट ऑफ 169 टारगेट, ठीक है, जिसको बाय 2030 वो लोग टारगेट को पहुंचने का वो लोग का डिसीजन लिया गया है, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75,
The focus on the need to put people first in development process is referred to as, ठीक है, ये क्या किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट है होगा? अगर आप टू पुट द पीपल फर्स्ट अगर ये कंसेप्ट आता है, ये डेफिनेटली एक सोशल डेवलपमेंट ही है ना? ये सोशल डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट दोनों एक साथ इंक्लूड होता है। टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी, पॉलिटिकल मीन्स तो आपको पता है पॉलिटी, तो पुट पीपल फर्स्ट मीन्स तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, द फर्स्ट quadrennial global sustainable development report prepared by the independent group of scientists is titled as, okay, जो फर्स्ट था वो क्या था, और ये रिपोर्ट सबसे पहले 2019 में बनाया गया था, ठीक है। 2019 में ये रिपोर्ट को सबसे पहले बनाया गया था, ओके। और इसका जो रिपोर्ट का जो थीम था, टाइटल था, वो है द फ्यूचर इज नाउ, साइंस फॉर द अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये था उसका थीम, टाइटल होगा फ्यूचर इज नाउ। क्वेश्चन नंबर 77 होगा। क्वेश्चन नंबर 77, ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस है। तो यहाँ में पूछा गया था, अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफ्लो एंड मिखाइल क्रीमर गोट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2019 फॉर, ठीक है। तो 2019 में वो लोग का जो प्रोसेस था, टेक्निक्स जो स्टडी था, वो स्टडी था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। पॉवर्टी को किस तरह से वो टैकल करेगा, है ना। और इसमें वो लोग एक प्रोसेस है ना, रैंडमाइज क्या बोलता है, कैलकुलेटिव प्रोसेस बोलता है उसको, ठीक है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोल के, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसको RCT बोलता है ये प्रोसेस को। ऐसा मेथड उन्होंने डेवलप किया है जिससे वो प्रॉपर्टी को किस तरह से, ग्लोबल प्रॉपर्टी को एलिब्रेट करेगा, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ओके। एंड फॉर दैट अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो एंड मिखाइल क्रीमर, वो लोग को 2019 में इकोनॉमिक्स का सेक्शन में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 78 ये है, द वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन एट प्रेजेंट यूजिंग 2011 प्राइसेस इज सेट अस, ठीक है, बेस्ड ऑन द 2011 का सेंसेक्स के बेस में। और ये रिपोर्ट को आपका वर्ल्ड बैंक बनाता है। वो बोलता है मनी जो अमाउंट है पॉवर्टी लाइन का, वो $1 से लेके 90 ए डे, $1 टू $90 पर डे का वो एस्टिमेट बनाया गया है। नेक्स्ट 79, ठीक है। सो 79 में ये है, द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम द शिफ्ट्स इन ए पॉपुलेशंस एज स्ट्रक्चर mainly when the share of the working age population 15 to 64 is larger than the share of non-working age population होगा 14 and younger and 65 and older is known as, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपका वर्किंग क्लास ज़्यादा है ना, वर्किंग क्लास ज़्यादा है आपका नॉन वर्किंग क्लास से, उसी को हम डेमोग्राफिक डिवाइडेंट बोलता है। वर्किंग क्लास ज़्यादा होना, वर्किंग क्लास किसको बोलता है हम लोग, वर्किंग क्लास हम जो आपका 15 से लेके 64 ईयर्स तक, ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है, तो उसी को हम डेमोग्राफिक डिवाइडेंट बोलता है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द इंडेक्स दैट कैप्चर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज कॉल्ड, ठीक है। ये पूछ रहा है जो इंडेक्स जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनवायरनमेंट, है ना, और उसके बाद आपका जो लेबर मार्केट होता है उसको वो लेके कैलकुलेट करता है इंडेक्स मार्क, उसको हम क्या बोलता है, उसको हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बोलता है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होगा। और इसको कौन करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसको बनाता है, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 ऐसा है, ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द 2011 census,
The sex ratio in India was option A, relatively higher in rural India than urban India, relatively lower in rural India than urban, same in rural as well as urban, same as 2001 सेंसेक्स. ठीक है, तो इसमें से ये क्या होगा, रिलेटिवली हायर इन रूरल इंडिया देन अर्बन. जो सेक्स रेशियो का जो सेंसेक्स था इंडिया में बेस्ड ऑन 2011 के सेंसेक्स में, आपका जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया मीन्स बस्ती एरिया है ना, रूरल एरियाज, यहाँ पे सेंसेक्स फीमेल इज टू मेल का जो रेशियो है वो ज़्यादा पाया गया है इन कंपेयर टू अर्बन एरिया होगा. सो यहाँ में 949 फीमेल इज टू 949 इज टू 1000 है ना, ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, ये रेशियो पाया गया था, ये 9 है. उसके बाद आपका जो अर्बन एरियाज है, ठीक है, अर्बन एरियाज में 929 फीमेल इज टू मेल रेशियो पाया गया था होगा. ये आपका अर्बन का है और ये आपका रूरल का है. ठीक है, सो रूरल पॉपुलेशन में ज़्यादा सेक्स रेशियो का जो डिफरेंस मतलब सेंसेक्स का ज़्यादा अच्छा रिलेटिवली हायर पाया गया है. क्वेश्चन नंबर 82. 82 है, द इंडेक्स मेजरिंग पॉवर्टी दैट टेक्स इनटू अकाउंट इनइक्वालिटी अमंग द पुअर इज कॉल्ड. ठीक है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स का ही सेक्शन है ना. तो ये जो कौन होगा, स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स. तो ये है आपका स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स. ये आपका इकोनॉमिक क्लास में इसका जो वैल्यूफिकेशन है, इसको हम लोग जो वैल्यू निकलता है उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ओके. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 83. अंडर प्राइम मिनिस्टर्स स्वनिधि स्कीम द स्ट्रीट वेंडर्स कैन अवेल ए लोन अप टू. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का जो लोन का जो सैंक्शन है स्पेशली फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स, ये लोन में कितना रुपया तक वो लोग ले सकता है. ठीक है, तो वो लोग जो अराउंड 10,000 रुपीज लेने का कैपेसिटी रखता है, लोन कैपेसिटी 10,000. ओके, 10,000 का कैपेसिटी है ये. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84. द कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम इज एन इनिशिएटिव बाय. ठीक है, 84 में है द कॉमन, ये जो सर्विस सेंटर स्कीम है ये किसका इनिशिएटिव है. ठीक है, तो ये इनिशिएटिव आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का है होगा. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. ठीक है, और ये आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 2014 में है ना, उसी के अंदर में है ये. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85. क्वेश्चन नंबर 85. नॉट एक्सक्लूडिंग एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज नोन एज. अगर तुम सोसाइटी का कोई भी सेक्शन को इंक्लूड नहीं करेगा, एवरी सेक्शन को जब आप इंक्लूड करता है उसी को हम इंक्लूसिव ग्रोथ बोलता है. वो डायरेक्ट इसका डेफिनेशन है. ठीक है, 86. तो 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ. है ना, इनमें से कौन सा सेट है जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिस, हाइड्रोजन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो नहीं हो सकता है. मैग्नीशियम, फ्लोरीन, ये भी नहीं हो सकता है. कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, ये नहीं होगा. तो यहाँ में जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रिस ऑक्साइड, ये है. ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. According to National Oceanic and Atmospheric Administration and Scripps Institute of Oceanography, the global concentration of carbon dioxide in the Earth's atmosphere during May 2020 is. ठीक है, 84 क्वेश्चन नंबर 87 का क्वेश्चन पूछा है, कितना अमाउंट यानी कि फैक्ट्स पूछा गया है आपको. ठीक है, कितना अमाउंट है, तो यहाँ में है आपका 417 पार्ट्स पर मिलियन है. ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होता है अवेयरनेस का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88.
Which one of the following is correct about the climatic interaction? 1. El Nino is the large-scale ocean atmosphere climate interaction linked to the periodic warming in the sea surface temperature across the central and east central equatorial Pacific of South Asia, South America. La Nino is a climatic pattern that describes the warming of the warming of the ocean water along the tropical east coast of the North America. El Nino and La Nino are not related to climatic interaction. El Nino and La Nino do not cause any impact on the global climatic pattern. तो हम नीचे से शुरू करेगा. एल नीनो और ला नीनो कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये तो गलत है, बल्कि ये बहुत इफेक्ट करता है ना, ये गलत है. एल नीनो और ला नीनो आर नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेटिक इंटरेक्शन, ये भी गलत है. और यहाँ पे देखो, ला नीनो इज ए वार्म करंट बोला, ये गलत है. ला नीनो तो कोल्ड करंट है, तो दैट मीन्स ऑप्शन हो गया एल नीनो. ये लार्ज स्केल ओशन करंट है जो आपका पीरियोडिक वार्मिंग ऑफ द सी सरफेस है ना, एल नीनो, ये ऑसिलेशन जो हम बोलता है, ये वही है. ठीक है, सो आपका ऑप्शन 1 सही है. Question number 89. Match air quality index range with the level of health concern in EPA color scale and select the correct answer using the code. होगा, इसमें से आपका कोड यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग लेकिन यहाँ में मार्क कर लेगा. ओके, तो इसमें आपका एयर इंडेक्स का क्वालिटी वो क्या क्या मार्क करता है. ठीक है, तो सबसे पहले आपका ए वो क्या होगा, 0 to 5, ये गुड लेवल है. ओके सॉरी, यहाँ पे 0 to 5 जो है वो गुड लेवल है. ओके, ठीक है. उसके बाद 51 to 100 जो है वो अनहेल्दी है. ओके, उसके बाद सॉरी अनहेल्दी बोल रहे हैं, गलत हो गया. 0 to 50 ये गुड है, 51 to 100 ये मॉडरेट है. ठीक है, 101 to 150 ये है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, देयर आर सर्टेन सेंसिटिव ग्रुप होता है. फिर 151 to 200 ये कंप्लीटली अनहेल्दी है, तो ये इसका ग्रुप है. होगा, ए का 1 है, बी का 3 है, उसके बाद सी का आपका 4 है एंड डी का आपका 2 है. ओके, सो अगर ऑप्शन में जाने से यहाँ में कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90 ये आपका एटमॉस्फेयर का है. एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज फाउंड टू बी, जैसे जैसे आप जो ऊपर जाएगा है ना, जैसे जैसे आप जो ऊपर जाएगा तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन जिसको हम बोलता है. तो वहां में एवरी 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, जिसको हम नॉर्मल लैब्स बोलता है ना, एनवायरमेंटल लैब्स. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91. क्वेश्चन नंबर 91. द स्पीसीज ट्रू इनसिग्निफिकेंट इन नंबर डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी अदर स्पीसीज इन द गिवन इकोसिस्टम. ये बोल रहा है ऐसा स्पीसीज का नाम क्या है जो बहुत कम इन नंबर हो सकता है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वजह से आपका फूड चेन और फूड वेब लुक चलता है. तो वो कौन है ये पूछ रहा है. ऑब्वियसली वो है आपका कीस्टोन स्पीसीज. कीस्टोन स्पीसीज ऐसा स्पीसीज को हम बोलता है जो बहुत कम इन नंबर है, लेकिन अगर उसका एब्सेंस कंप्लीट इकोसिस्टम और फूड चेन और फूड वेब है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92. 92 में असर्शन और रीजनिंग फिर से दिया गया है. होगा, तो इसमें पूछा है असर्शन में फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. ये तो सही है ना, ये तो सही है. ठीक है, तो इसका रीजन बताया है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल डिक्रीजेस बाय 50% as it moves through an ecosystem. अमाउंट ऑफ एनर्जी ईच ट्रॉपिक लेवल में शिफ्ट तो होता है, लेकिन वो 50% नहीं होता है, वो 10% होता है. 10% जिसको हम लिंगडंग स्लो बोलता है. ठीक है, सो ये जो आपका 10% होता है 50% नहीं, दैट मीन्स ये गलत हो गया. ओके, सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाता है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, उसके बाद 93, the plant species which is an indicator of aquatic pollution। aquatic pollution का जो एग्जाम्पल इनमें से कौन है वो पूछा है, तो आपको सीधा मालूम हो जाएगा ये इकोर्निया। इकोर्निया को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलता है, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये ऐसा प्लांट है जो आपका जो प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीटली खा देता है, और जो आपका जो नेचुरल पॉन्ड है उसको यूट्रोफिकेशन होने देता है, यानी कि नेचुरल एजिंग होने देता है। सो इसीलिए इसी को हम इंडिकेटर माना जाता है पोल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। सो क्वेश्चन नंबर 94 ये ऐसा पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट ग्रीन हाउस गैस, है ना। इनमें से ग्रीन हाउस गैस का बारे में कौन सा सही है, 94। तो इसको भी हम पीछे से स्टार्ट करेगा। तो ये बोल रहा है वाटर पेपर विल स्टे फॉर 25 डेज इन द एटमॉस्फेयर, ये तो नहीं है। वाटर पेपर इज नॉट द मोस्ट, ये भी बिल्कुल गलत। वाटर पेपर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द 1/4 ऑफ द ग्रीन, नो। वाटर पेपर इज ए ग्रीन हाउस गैस, ये सही है। ठीक है, होगा। क्वेश्चन नंबर 95, द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ रेड प्लस द फॉरेस्ट बेस्ड क्लाइमेट मिटिगेशन अप्रोच ऑफ द यूनाइटेड नेशन, होगा। तो ये जो रेड प्लस क्या है, ये है आपका रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, है ना। यहाँ में कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट होता है, ठीक है, साथ में साथ उसका जो वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना उसका कंजर्वेशन होता है। तो इसमें से कौन उसका मेन एम है, ठीक है। तो इसमें से इनमें से उसका मेन एम कौन कौन सा है, ऑप्शन यहाँ में ऑप्शन कौन कौन सा होगा। सबसे पहले इंसेंटिसाइज ए ब्रेक फ्रॉम द हिस्टोरिक ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीजिंग, ओके ये सही है ना। उसके बाद क्रिएटिंग ए फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये भी सही है, कार्बन क्रेडिट बोलता है इसको हम लोग। बेनिफिटिंग द फूड सिक्योरिटी, ये तो नहीं है। प्रोमोटिंग इकोसिस्टम एंड सर्विस, तो ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड 4, ठीक है। सो यहाँ में आपका ऑप्शन होता है 1, 2 एंड 4, ठीक है, 1, 2 एंड 4, यहाँ पे 4 को छोड़ दिया है, तो इसको ही मार्क कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में कुछ बताया गया है, इसमें से सोशल फॉरेस्ट्री का क्या क्या सही है, होगा। तो सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री कंसेप्ट इन इंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड इन द ईयर 1989। तो ये ऑब्वियसली सीधा गलत है, क्योंकि फॉरेस्ट्री का बारे में, एक मिनट, ओके, क्योंकि फॉरेस्ट्री का बारे में सबसे पहले 1987 में नहीं बल्कि 1976 में बताया है फॉरेस्ट्री का बारे में, सोशल फॉरेस्ट्री, इसलिए ये गलत हुआ, ठीक है। दूसरा, सोशल फॉरेस्ट्री हेल्प्स इन मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट, हाँ ये सही है कि नहीं, ये सही है। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स इंक्रीज द प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग, नहीं, कैसे वो प्रेशर डालेगा। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम इज नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग, ये गलत है, इट इज रिलेटेड टू फार्मिंग एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट, है ना। सो इसमें से ऑप्शन सिर्फ सही है ऑप्शन नंबर बी, ओके। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है आपको, एंटीबॉडीज कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस होता है, टी सेल, NK सेल, बी सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स, ओके। सो इसमें से ये दोनों इम्यून सेल्स हैं, एंटीबॉडी से रिलेटेड होगा, ये दोनों एंटीबॉडी से रिलेटेड है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा है विच कैन प्रोड्यूस, प्रोड्यूस सिर्फ ये कर सकता है, ये नहीं, ये तो फाइटर सेल है, फाइटर है ये, ठीक है, ये प्रोड्यूस भी करता है,
होगा। सो ये क्वेश्चन हिसाब से ऑप्शन बी है, होगा। उसके बाद 98, टाइम इज इक्विवेलेंट टू, ये तो आपका फॉर्मुलेशन से निकल जाएगा, है ना। फॉर्मुलेशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो टाइम बोलने से क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ओके, सो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ये हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, सॉरी 99, the exocrine and endocrine organ of the body secreting trypsinogen, ओके। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बॉडी, हम लोग का जो बॉडी है जो ट्रिप्सिनोजेन जो प्रोड्यूस करता है वो कौन है, तो ऑब्वियसली वो है आपका पेनक्रियास। ओके, यहाँ में पेनक्रियास का स्पेलिंग को वो लोग गलती लिख दिया, होगा पेनक्रियास। ओके, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स द कैरोटिनॉइड एक्ट एज ए प्रीकॉर्सर टू, कैरोटिनॉइड तो डेफिनेटली आपका विटामिन ए से ही जुड़ा है ना, कैरोटिनॉइड्स बोलता है जिसको हम लोग, है ना, ये विटामिन ए का प्रीकॉर्सर है, ठीक है। सो आज का क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन था ये आपका 2020 यानी कि 2022 का जो क्वेश्चन था प्रीलिम्स का, उसका ये पार्ट 1 उस दिन किया है। आज पार्ट 2 को हम लोग जीएस पेपर 1, है ना, जो पेपर 1 है आपका, जीएस नहीं, जो पेपर 1 है उसका बारे में हम लोग डिस्कस किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा पीवाईक्यू डिस्कशन, उसको हम लोग आपका 2017 का जो है उसको फिर डिस्कस करेगा पार्ट 1 और 2, फिर 2014 का पार्ट 1 और 2 में, ओके, एपीपीएससी का। सो आई होप आपको समझ में आए हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। अगर कुछ क्वेरीज है आप वहाँ में जो गिवन नंबर है वहाँ में आप बता सकते हैं, ओके। सो थैंक यू।